कहानी की शुरुआत होती है पेरिस में, जहां हम जेम्स री नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अमेरिकन एम्बेसडर बेनिंगटन का पर्सनल असिस्टेंट था। जब जेम्स बेनिंगटन को एम्बेसी ले जा रहा था तो उसने देखा कि आज उसकी फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग है। साथ ही वो दोनों एक चेस की गेम भी खेल रहे थे। इसी गेम के बीच जेम्स को एक अर्जेंट कॉल आया जिसमें कुछ खुफिया कोड्स थे। तब ये खुलासा होता है कि जेम्स छुपकर CIA के एक खुफिया एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। खैर, अब जेम्स जल्दी से बेनिंगटन को चेस में हराकर अपनी खुफिया जिम्मेदारियों को पूरा करने निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में पहुंचा, जहां उसने कुछ पलों के लिए अपनी बंदूक को देखा और सोचने लगा कि कभी तो इसे चलाने का मौका मिले। फिर उसने अपने मिशन के हिसाब से ही पास में खड़ी एक BMW कार की लाइसेंस प्लेट बदल दी और फिर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी पर नजर रखने के लिए छुप गया। कुछ ही देर में 3 आदमी उस गाड़ी में बैठकर निकल गए और इसी के साथ जेम्स को दिया हुआ ये मिशन पूरा हो गया। बाद में जब जेम्स अपने घर वापस जा रहा था तो उसके हैंडलर ने उसे शाबाशी दी, लेकिन जेम्स का मन अब भी बेचैन था। उसने कहा कि मैं कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ, मजेदार, ये छोटे मोटे काम देता रहता भाई मुझे। लेकिन उसके हैंडलर ने कहा कि अभी तुम बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं हो। खैर, फिर उसे एक और काम दिया गया। उसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग के दौरान उसके ऑफिस में एक चिप लगानी है। इस पर जेम्स ने पूछा कि चिप है कहाँ? तो हैंडलर ने कहा कि हमने पहले ही तुम्हारी जेब में डाल दी है। जेम्स ये देखकर हैरान हो गया कि ये कब हुआ। अब जेम्स उस चिप को गौर से देख ही रहा था कि अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। ये उसकी गर्लफ्रेंड कैरोलाइन थी, जिसने जेम्स को चूमते हुए उसके आज के दिन के बारे में पूछा। खैर, जेम्स का काम ही कुछ ऐसा है कि वो सच तो नहीं बता सकता, तो उसने बात घुमा दी। फिर अगले दिन जेम्स का काम काफी आसान हो गया, क्योंकि मीटिंग के दौरान उसे भी ऑफिस के अंदर बुला लिया गया। जब मीटिंग चल रही थी तो जेम्स ने चुपचाप अपनी च्युइंगम की मदद से चिप को टेबल पर चिपकाने की कोशिश की, मगर च्युइंगम टेबल से चिपकी ही नहीं। फिर उसे अगला मौका तब मिला जब मीटिंग खत्म होने के बाद सबने कमरा खाली कर दिया। मौका देखते ही जेम्स ने जल्दी से चिप को टेबल के नीचे स्टेपल कर दिया और वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही जेम्स अपने घर लौटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और खून की कुछ बूंदें टपकी हुई थी। उसने लड़ने के लिए एक झाड़ू उठा लिया और संभल कर अंदर कदम बढ़ाए। तभी उसकी नजर कैरोलाइन पर पड़ी, जो बालकनी में खड़ी हुई थी। कैरोलाइन ने हंसते हुए कहा कि जिसे तुम खून समझ रहे हो वो सॉस थी। मैंने आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। ये सुनकर जेम्स ने चैन की सांस ली। कैरोलाइन ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। मगर उसी पल अचानक से जेम्स को उसके हैंडलर का कॉल आ गया। उसने जेम्स के काम की तारीफ की और कहा कि अगले मिशन के लिए तुम्हें तुरंत एयरपोर्ट जाना होगा। हमारा एक दूसरा एजेंट है चार्ली, उसे इस वक्त एक ड्राइवर की बहुत सख्त जरूरत है और अगर तूने ये पूरा कर लिया तो प्रमोशन भी मिल सकता है। ये बात सुनते ही जेम्स नए जोश से भर गया। अब वो कैरोलाइन के तोहफे को खोलने के लिए मुड़ा। तोहफा खोलते ही उसे एक अंगूठी मिली, जो कभी कैरोलाइन के पिता की हुआ करती थी। अंगूठी पहनाकर उसने वादा लिया कि इसे कभी मत उतारना। उधर जैसे ही जेम्स एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने देखा कि CIA एजेंट चार्ली बहुत गुस्से में था, क्योंकि कस्टम वाले उसे अपनी एनर्जी ड्रिंक्स लेकर जाने से रोक रहे थे। चार्ली चिल्लाते हुए कहने लगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी वालों ने कच्ची फाड़ दी थी तुम्हारी, हमने बचाया था तुम्हें, याद है कुछ एहसान फरामोश इंसानों। माहौल को बिगड़ता देख जेम्स ने बीच में आकर चार्ली को शांत करने की कोशिश की। अब समय थोड़ा कम था तो चार्ली ने शांत होकर कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर एक खास चाइनीज रेस्टोरेंट तक पहुंचना है और अगर तुम ये काम पूरा नहीं कर सकते तो किसी काबिल आदमी को भेज दो। अब वहां से निकलने के लिए जेम्स ने चार्ली के बैग पर डिप्लोमेटिक स्टिकर चिपका दिया, जिसके बाद कस्टम वालों ने उन्हें जाने दिया। फिर गाड़ी में बैठकर जेम्स सोचने लगा कि चार्ली इन एनर्जी ड्रिंक्स की बॉटल्स के पीछे इतना क्यों पड़ा है, जबकि ये तो किसी भी सुपरमार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। तब चार्ली ने कहा कि इन कैंस के अंदर कोई ड्रिंक नहीं है, मेरी बंदूक के पुर्जे छुपे हुए हैं। और एयरपोर्ट पर यह सारा हंगामा सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चाल थी, ताकि कोई ज्यादा शक करके खोल ना दे। इसके बाद वो दोनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां चार्ली ने बड़े जोश के साथ अपनी पसंदीदा डिश मंगाई। इस पर जेम्स ने कहा कि ये डिश चाइना की है ही नहीं, असल में ये एक अमेरिकन शेफ ने बनाई है। चार्ली को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने वेटर को बुलाया कि ये डिश चाइनीज है ना। इस पर वेटर कहने लगा कि भैया मैं तो नेपाल से हूँ, मुझे नहीं पता। इस बात पर चार्ली को इतना गुस्सा आया उसने बंदूक निकाल ली। ये देखकर रेस्टोरेंट के बाकी वर्करों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली और वहाँ पर अचानक ही गोलियों की बरसात शुरू हो गई। बेचारा
जेम्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगा। इस हंगामे के बीच चार्ली ने अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए एक के बाद एक गैंगस्टर्स को ढेर करना शुरू कर दिया। फिर उसने गुस्से में पूछा कि ड्रग्स कहाँ पर हैं, मगर वेटर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं था। अब चार्ली ने छत की ओर कई गोलियां चला दी और अब छत से सफेद पाउडर की बारिश होने लगी। उसने जेम्स से कहा कि इस पाउडर का सैंपल एक वास के अंदर इकट्ठा कर लो। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से की तरफ गाड़ी ले जाकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसी वेटर को भागते हुए बाहर निकलते देखा तो दोनों उसका पीछा करने लगे। उस समय जेम्स ने पूछा कि ये सैंपल बाद में सबूत के तौर पे काम आएगा क्या? इस पर चार्ली ने कहा कि ये कोई सबूत नहीं है, बल्कि उनके अगले कदम के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। तब चार्ली ने उसे अपना असली मिशन समझाया। असल में उन्हें इस पूरे धंधे को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि इसकी वजह से शार्लेट नाम की एक लड़की ओवरडोज की वजह से मर गई। पहले तो जेम्स को लगा कि ये शार्लेट नाम की लड़की चार्ली की कोई लगती होगी और ये आदमी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, पर फिर पता चला कि शार्लेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की भतीजी थी और अब वो इस पूरी नशे की तस्करी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो दोनों उस वेटर का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुंचे, जहां वो अचानक से एक बिल्डिंग में जाकर गायब हो गया। फिर चार्ली ने गाड़ी साइड में रोककर एक सुरक्षित डब्बे से हथियार निकालना शुरू किया, लेकिन उसी समय उस इलाके के गैंगस्टर्स उनके सामने आ गए और झगड़ा करने लगे। जेम्स ने कहा कि यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन चार्ली ने कहा कि अपने भाई पे थोड़ा भरोसा रख यार, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। तभी एक गैंगस्टर ने चार्ली के ऊपर छुरा तान दिया, लेकिन अगले ही पल चार्ली ने बिजली की रफ्तार से हमला करते हुए उन सभी आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो दोनों फायर एस्केप पर चढ़े और खुला दरवाजा देखकर अंदर घुस गए। फिर चार्ली ने अपनी बंदूक तैयार की और जेम्स से कहा कि तुम यहीं पर रुको। कुछ ही देर में सीढ़ियों से लाशें गिरनी शुरू हो गई। ये मंजर देखकर जेम्स भी ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, जहां उसे और भी ढेर हो चुके दुश्मन मिले और आखिरकार उसकी मुलाकात दोबारा चार्ली से हो गई। अब वो दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां छोटे छोटे बच्चे लोगों के सामने नाच रहे थे। अब उन्होंने बिना हंगामा किए एक आदमी पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर तूने ड्रग सप्लाई करने वाले का नाम नहीं बताया तो मैं CIA की पूरी फोर्स को यहाँ बुला लूंगा। उसी समय इस आदमी ने कागज पर एक नाम लिखकर उनके हवाले कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंदूक हटाई उस आदमी ने अपने सारे गुंडों को बुला लिया। इसी अफरा तफरी में जेम्स और चार्ली वहाँ से बचकर एक कमरे में छुप गए, जहाँ हर तरफ मैनिकिन्स खड़े थे। लेकिन यहाँ भी दुश्मनों की गोलीबारी शुरू हो गई तो उन्होंने पलटवार किया और फिर जल्दी से एक जगह पर छुप गए। वहाँ चार्ली जमीन पर बैठकर दुश्मनों का इंतजार करने लगा और उनके आते ही जबरदस्त निशाने से उन्हें मार गिराया। जैसे ही आखिरी गैंगस्टर उन तक पहुंचने वाला था और चार्ली की बंदूक की गोलियां भी खत्म हो गई, उसी पल जेम्स ने अपनी पिस्टल चार्ली को दी, जिससे चार्ली ने पल भर में खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद जेम्स ने अपने हैंडलर को फोन किया और कहा कि आज का मिशन बड़ा जबरदस्त था, लेकिन साथ ही उसे चार्ली को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है, पहले करता है फिर सोचता है और उसके पास इस वक्त ड्रग्स से भरा हुआ एक वास है। हैंडलर ने कहा कि ज्यादा चिंता मत करो, बस चार्ली के साथ रहना, वो सब संभाल लेगा। अगले दिन जेम्स ने देखा कि चार्ली तो इकट्ठा किए हुए व्हाइट पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है। चार्ली ने उसे समझाया कि ये सिर्फ दिमाग को शांत करने के लिए है। उसने जेम्स से कहा कि तू भी थोड़ा चख ले ताकि माहौल में आसानी से घुल मिल सके। जेम्स ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर चार्ली ने कहा कि तू एक काम कर, वापस ऑफिस में जा, तू उसी काम के लिए बना है। ये सुनकर जेम्स मजबूर हो गया। उसने कहा कि भाई मैंने कभी किए नहीं, कहीं मैं भी डिफेंस सेक्रेटरी की भतीजी की तरह टपक तो नहीं जाऊंगा। इस पर चार्ली ने एक चौंका देने वाला सच सामने रखा। उसने कहा कि कोई डिफेंस सेक्रेटरी की भतीजी नहीं है। तब चार्ली ने साफ साफ शब्दों में बताया उनका मिशन असल में कुछ आतंकवादियों तक पहुंचने का है। खैर फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक गली में पहुंचे, जहाँ कुछ आदमी बिल्डिंग के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। चार्ली ने जेम्स से कहा कि एक नशेड़ी बन के उनके पास जा और बोल कि कुछ औरतें चाहिए हमें। जेम्स की ऐसी हालत और उनके पास मौजूद ड्रग्स को देखकर उनमें से एक आदमी ने एक औरत को भेजा, जो दोनों को अपने साथ अंदर ले गई। जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में कदम रखा तो अचानक दरवाजे बंद होने से ठीक पहले उन्होंने देखा कि कैरोलाइन भी इसी बिल्डिंग में मौजूद थी। ये ख्याल आते ही जेम्स घबरा गया कि उसे यहाँ देखकर कैरोलाइन क्या सोचेगी, लेकिन चार्ली ने कहा कि असल सवाल तो ये है कि तेरी बंदी यहाँ पे क्या कर रही है। अगले ही पल चार्ली एक कमरे में जबरदस्ती घुस गया और क्लाइंट और उसके साथ मौजूद लड़कियों को वहां से निकल जाने को कहा। इसी बीच जेम्स ने भी अपनी बंदूक निकालकर उस आदमी का फोन चार्जर छीन लिया, क्योंकि भाई के फोन में बैटरी कम थी। ये देखकर चार्ली भी खुश हो गया कि वाह, मुर्गी अंडे से निकल गई। इसके बाद चार्ली ने जेम्स को एक दूरबीन देकर पास के एक बैंक पर नजर रखने को कहा।
जेम्स फोन पर कैरोलाइन को पूरी बात समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर दो पाकिस्तानी आदमियों पर पड़ी जो बैंक के अंदर जा रहे थे। अचानक दरवाजे की तरफ से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी और जब जेम्स देखने गया तो इमारत के मालिक ने उन पर अचानक हमला कर दिया। चार्ली आराम से ये सब देख रहा था। जेम्स ने थोड़ी देर तो मार खाई, लेकिन फिर चार्ली बीच में आ गया और दोनों हमला करने वालों को गोली मार कर वहीं ढेर कर दिया। बिना वक्त गवाए दोनों फिर से उन दो पाकिस्तानी आदमियों का पीछा करने लगे जो अब बैंक से निकलकर एक वैन में जा बैठे थे। चार्ली ने अपनी घड़ी से एक सिग्नल भेजा ताकि गाड़ी को ट्रैक किया जा सके। अब वैन उन्हें शहर के खस्ता हालत इलाके तक ले गई जहां कुछ गैंगस्टर्स एक इमारत के बाहर पहरा दे रहे थे। जेम्स और चार्ली कस्टमर बनकर ड्रग्स खरीदने का नाटक करते हुए पैसे दिखाने लगे। तब उनमें से एक आदमी उन्हें अंदर ले गया और उन्हें कहा कि यहीं रुकिए, मैं अपने बॉस को लेकर आता हूँ। लेकिन अंदर पहुंचते ही उनका सामना कुछ जवान गैंगस्टर्स से हुआ जिन्होंने उन्हें बंदूक की नोक पर रखकर घुटनों पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा कि अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो। इसमें जेम्स की वो अंगूठी भी शामिल थी जो कैरोलाइन ने उसे तोहफे में दी थी। फिर गैंग का सरदार राशिद वहां आया और उसने जेम्स की अंगूठी अपने कब्जे में लेकर कहा कि बदले में 1 ग्राम माल दे सकता हूँ। लेकिन चार्ली ने बिना डरे 1 किलो की मांग की। अब इन लोगों को देखकर राशिद को थोड़ा शक होने लगा। तब उसने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन चार्ली ने पल भर में उसी की बंदूक उसके ऊपर तान कर माहौल और ज्यादा तनाव भरा कर दिया। जेम्स ने तुरंत इशारा किया कि 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स रखने से 15 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती है। इसी बात से उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने ड्रग्स से भरा हुआ वो वाज जमीन पर पटक कर तोड़ डाला, जिससे घबराकर गुंडे इधर उधर भागने लगे। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जेम्स ने राशिद का सामना किया। उसने राशिद से अपनी अंगूठी वापस मांगी और फिर उसे पीटते हुए ले भी ली। उन्होंने राशिद पर दबाव डाला कि वो उन्हें ऊपर वाले फ्लैट तक ले जाए जहां कुछ आतंकवादी मौजूद थे। फिर वो दोनों जबरदस्ती एक बुजुर्ग आदमी के घर में घुस गए और उसे भरोसा दिलाया कि हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हैरानी की बात तो ये थी कि बिना घबराए वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि चाय पियेंगे आप। उधर चार्ली ने एक खास कैमरे की मदद से नीचे के कमरे पर नजर डाली जहां उसने देखा कि कुछ आदमी घबराहट में अपना सामान समेट रहे थे। तब चार्ली ने एक प्लान बनाया और खिड़की की तरफ उतरने की तैयारी की। फिर उसने जेम्स को एक ईयरपीस दिया और कहा कि नीचे जाओ और भागने की कोशिश अगर कोई भी करे तो मार देना। इसके बाद चार्ली खुद बिजली की तेजी से खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और पल भर में 3 आदमियों को गिरा दिया। लेकिन अगले ही पल तेज गोलीबारी के चलते वो खुद जमीन पर गिर गया। जैसे ही जेम्स दरवाजे की तरफ बढ़कर अंदर घुसने वाला था, उतने में चार्ली को एहसास हुआ कि दरवाजे पर बम लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले खतरे को नजरअंदाज करते हुए वो अंदर मौजूद आदमियों पर दबाव बनाते हुए आगे बढ़ने लगा और कुछ को तो मार गिराने में कामयाब भी रहा। लेकिन कुछ लोग जमीन के रास्ते भागने लगे, जिसे देखकर जेम्स तुरंत नीचे वाली मंजिल की तरफ दौड़ा। जब उसने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की तो वो आदमी सरेंडर करने से पहले ही मारा गया। चार्ली ने जेम्स की इस कोशिश की तारीफ की, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि कुछ आदमी बचकर निकल गए थे और बाहर एक गाड़ी उन्हें लेने के लिए आ पहुंची थी। वो जानता था कि उनके पास गाड़ी तक पहुंचने का वक्त नहीं है, इसलिए चार्ली ने पास में मेज पर रखी एक विस्फोटक जैकेट तैयार की और जैसे ही भागते हुए आदमी गाड़ी के पास पहुंचे, उसने ऊपर से जैकेट गिरा दी, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और गाड़ी के साथ साथ सारे आतंकवादी भी उड़ गए। धमाके के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले चार्ली ने पूरे अपार्टमेंट में बिखरे हुए सबूत इकट्ठा किए। उधर जेम्स ने शीशे में अपने खून से सने शरीर को देखा तो वो खुद को साफ करने लगा। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी जिस पर उसकी ही तस्वीर चिपकी हुई थी। इससे एक बात तो साफ हो गई कि जितना वो सोच रहा था वो उससे कहीं ज्यादा गहराई तक इस खेल में फंस चुका है। तभी अचानक उन्हें 10वीं मंजिल से पुलिस के आने की आवाज सुनाई दी तो जेम्स ने कहा कि उन्हें तुरंत पुलिस वालों को आगाह करना चाहिए क्योंकि ये दरवाजा खुलते ही फट जाएगा। लेकिन चार्ली ने उसे पकड़कर रोक दिया। अगर तू गया तो आतंकवादी समझ के मार देंगे तुझे। जेम्स की पूरी कोशिश के बावजूद भी पुलिस वालों को बचा पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि दरवाजा अचानक फट गया और उस विस्फोट में सबकी मौत हो गई। इसके बाद चार्ली और जेम्स बिल्डिंग से भाग निकले और एक पुलिस कार पर कब्जा कर लिया। फिर गाड़ी में जेम्स ने कहा कि इतने सारे सबूत और उंगलियों के निशान पीछे छूट गए हैं, जल्द ही पुलिस हमारे तक पहुंच जाएगी। लेकिन चार्ली ने उसकी बात बीच में ही काट दी
और अचानक से गाड़ी को पीछे मोड़कर उनकी पहली गेटअवे कार पर जोर से टक्कर मारी, जो चार्ली की पहले से की गई तैयारी की वजह से तुरंत धमाके के साथ फट गई। इसके बाद वो दोनों एक खास जगह पर पहुंचे जहां 2 CIA एजेंट पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। चार्ली ने उस दिन जेम्स के काम की तारीफ की और इकट्ठा किए गए सबूत उनके हवाले करके बदले में एक भूरे कागज का बैग ले लिया। जेम्स को पहले तो लगा कि चार्ली उसे मिशन का कोई बहुत जरूरी हिस्सा सौंप रहा है, लेकिन जब उसने बैग खोला तो उसके अंदर 2 सैंडविचेस थे। जल्द ही जेम्स को कैरोलाइन का मैसेज मिला जिसने उसे डिनर के लिए बुलाया था। इस पर जेम्स ने चार्ली को भी अपने साथ चलने को कहा क्योंकि कैरोलाइन की दोस्त निकोल भी वहां पर आने वाली थी। फिर डिनर के दौरान चार्ली को एक फोन कॉल आया। उसने म्यूजिक थोड़ा तेज कर दिया ताकि वो अपनी बातचीत बाकी सबसे छुपा सके। डिनर में हंसी मजाक चल रहा था जहां चार्ली ने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि हो सकता है अभी और भी लोग बचे हुए हों। तभी अचानक निकोल को एक कॉल आया जिसे उठाकर उसने सिर्फ इतना कहा कि नहीं, रोज नहीं है यहाँ पे। ये सुनते ही चार्ली एकदम सीरियस हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधा निकोल को गोली मार दी। तब सच का खुलासा हुआ कि रोज एक कोड वर्ड था जो उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था जिसे वो लोग ट्रैक कर रहे थे। साथ ही उसे कई सारे आतंकवादियों के फोन्स में निकोल नाम का एक कॉन्टैक्ट मिला था। ये सब सुनकर जेम्स को लग रहा था कि चार्ली पागल हो चुका है, लेकिन चार्ली अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने एक छुपा हुआ ट्रैकर भी निकाल के दिखाया। चार्ली का तो मानना था कि कैरोलाइन भी उन सब से मिली हुई है, लेकिन जेम्स को भरोसा दिलाने के लिए चार्ली ने कहा कि इसकी दी हुई अंगूठी चेक कर। जैसे ही अंगूठी को रेडियो के पास ले जाया गया तो सिग्नल में थोड़ी गड़बड़ हुई। इससे ये साफ हो गया कि अंगूठी के अंदर ट्रैकर लगा है। अब जेम्स कैरोलाइन से पूछने लगा कि इस सब का क्या मतलब है, लेकिन कैरोलाइन अचानक से उसकी बाजू में गोली मारकर खिड़की से भाग गई। उसी पल चार्ली उसके पीछे दौड़ पड़ा और छतों पर उसका पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कैरोलाइन बड़ी चालाकी से पहले ही नीचे पहुंच गई थी जहां पर एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। चार्ली बस लाइसेंस प्लेट पर एक नजर डाल पाया और अगले ही पल कैरोलाइन रात के अंधेरों में गायब हो गई। बाद में जेम्स को कैरोलाइन का फोन आया जिसमें उसने गोली मारने के लिए माफी मांगी, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता कैरोलाइन ने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरोलाइन गाड़ी के पास रुककर सफेद कपड़ों में एक आदमी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान चार्ली ने जेम्स और उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना और हर छोटी आवाज को पहचानने की कोशिश की ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। तभी अचानक जेम्स को बेनिंगटन का फोन आया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि जेम्स एयरपोर्ट पर अमेरिकन डेलीगेशन का स्वागत करने नहीं पहुंचा। उसी समय चार्ली का दिमाग ठनका। उसने कहा कि हो सकता है ये आतंकवादी यूएस डेलीगेशन के ऊपर ही हमला करने का प्लान बना रहे हो। जेम्स ने कहा कि पहले इस बारे में थोड़ा अच्छे से सोच लो, मगर चार्ली जल्दी से एक दूसरे CIA एजेंट के साथ तुरंत निकल पड़ा। उधर जेम्स को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन आतंकवादियों का निशाना यूएस डेलीगेशन था तो फिर उन्होंने उसके घर में ट्रैकर क्यों लगा रखे थे। उसका मन बार बार कह रहा था कि कोई और ही बात है। उधर चार्ली और CIA एजेंट्स जैसे जैसे डेलीगेशन के करीब पहुंच रहे थे तभी चार्ली की नजर उसी गाड़ी पर पड़ी जो कैरोलाइन को लेकर भागी थी। ड्राइवर ने उन्हें देखते ही गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया और अब हाईवे पर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। चार्ली उनके करीब नहीं पहुंच पा रहा था तो वो हथियार मांगने लगा, जिस पर एक एजेंट ने उसे ग्रेनेड लॉन्चर दिखाया। इधर जेम्स अपने घर के अंदर सुराग ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसे एक स्केच मिला जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। दूसरी तरफ चार्ली निशाना लगा ही रहा था कि तभी अचानक जेम्स का उसे एक कॉल आया। उसकी आवाज में कपकपी थी। उसने बताया कि कैरोलाइन गाड़ी में है ही नहीं, वो अमेरिकन डेलीगेशन से होने का नाटक करते हुए भेस बदल कर इस समिट में घुसने वाली है। मगर चार्ली ने दावा किया कि मुझे गाड़ी के अंदर कैरोलाइन दिख रही है। इस पर जेम्स ने उसे चेतावनी दी कि ये धोखा भी हो सकता है भाई। आखिरकार जब चार्ली गाड़ी के बहुत करीब आ गया तो उसे पता चला कि फ्रंट सीट पर तो सिर्फ एक पुतला बैठा है। ये सुनते ही जेम्स तुरंत समिट की तरफ निकल गया। आतंकी खतरे को टालने के इरादे से चार्ली ने अमेरिकन काफिले का रूट बदलवाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी चेतावनी किसी ने नहीं सुनी। वहीं उसे आतंकवादियों की गाड़ी पर क्लियर शॉट भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने एजेंट को ऊपर बने फ्लाईओवर की तरफ गाड़ी तेजी से भगाने को कहा। इसी बीच गाड़ी का ड्राइवर अपने व्हीकल के अंदर एक्सप्लोजिव्स तैयार कर रहा था और अब वो पूरी रफ्तार से उस यूएस काफिले की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन चार्ली बिल्कुल सही मौके पर ब्रिज पर पहुंच गया और एकदम शांत दिमाग से अपना निशाना सेट किया। उसका रॉकेट बिल्कुल सही जगह पर लगा और गाड़ी ब्लास्ट हो गई और अमरीकी काफिला बिल्कुल सुरक्षित निकल गया।
उसी वक्त दुनिया भर से आए हुए लोग समिट के लिए इकट्ठा हो रहे थे। जेम्स भी वहां पहुंच गया और उसे तुरंत चार्ली का कॉल आया। चार्ली ने उसे होशियार रहने को कहा और बताया कि हो सकता है कि कैरोलाइन ने बॉम्ब जैकेट पहन रखी हो। इस खौफनाक खबर के बावजूद जेम्स ने अपने मन में ये उम्मीद जिंदा रखी कि वो कैरोलाइन को समझा बुझा कर उसके इरादों को रोक सकता है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि उसका डिप्लोमेटिक पास तो पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। उसने समझाने की कोशिश की कि मेरे कार्ड से कोई बहरूपिया अंदर घुस गया है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वाले उसे बाहर ले जाने लगे। तभी बेनिंगटन बीच में आया और कहा कि इसे अंदर जाने दो, ये मेरे साथ है। अब जैसे ही जेम्स आगे बढ़ने की सोच रहा था तो उसकी गन मेटल डिटेक्टर में पकड़ी गई और गार्ड्स ने उसे फिर से दबोच लिया। हालात हाथ से निकलते देखकर जेम्स ने बेनिंगटन से कहा कि इस समिट को जल्द से जल्द बंद कर दो। उसने बताया कि हमारे बीच में किसी ने बम पहना हुआ है, लेकिन बेनिंगटन को अपनी सिक्योरिटी पर बहुत भरोसा था। उसने कहा तू बंदूक लेके घुस नहीं पाया, कोई बम लेके घुस गया है। आखिर में मायूस होकर जेम्स ने कहा कि ये बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि मेरी मंगेतर है। जेम्स ने बेनिंगटन से कहा कि प्लीज मेरा भरोसा करो। इतना सुनने के बाद बेनिंगटन ने जेम्स की बंदूक लेकर उसे बिल्डिंग में जाने की इजाजत दे दी। फिर जैसे जैसे दुनिया भर के मिनिस्टर वहां अंदर दाखिल हो रहे थे तो जेम्स की नजर एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसने बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी जिसका स्केच उसे अपने घर में मिला था। लेकिन वो पल भर में ही बाकी लोगों की भीड़ में गायब हो गई। अब वक्त को हाथ से फिसलता देखकर जेम्स ने बिना सोचे समझे पास खड़े एक एजेंट से उसका हथियार छीन लिया, जिससे पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। इसी हंगामे के बीच जेम्स ने कैरोलाइन को उसकी हील्स देखकर पहचान लिया और बंदूक तान कर उसका रास्ता रोक लिया। अब कैरोलाइन के पास भागने का मौका तो था नहीं, तो उसने अपने शरीर पर बंधा हुआ बम दिखाया। जेम्स बेचैन होकर उसे सरेंडर करने के लिए बार बार कहता रहा। उसने कैरोलाइन को यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें बचाने का रास्ता निकाल सकता हूँ, लेकिन कैरोलाइन के ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा था। पर फिर भी जेम्स ने कैरोलाइन को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम मिलकर इस सब से निकल सकते हैं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मत करो ऐसा। एक बार को तो ऐसा लगा मानो कैरोलाइन उसकी बात समझ पा रही हो, पर जब कैरोलाइन नहीं मानी तो जेम्स को मजबूरन उसके सर पर गोली मारनी पड़ी। जेम्स ने वहां मौजूद बाकी सबको तो बचा लिया था, लेकिन उसके दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे। वो सच में कैरोलाइन से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने देश के लिए उसने प्यार को कुर्बान कर दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।